सुबह सुबह एक घर के अंदर सास जिसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपनी बहू को गले से लगा रखा था। वह फूट फूट कर रो रही थी और रोते हुए कह रही थी कि आज से तू मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। तभी वहां पर उनका बेटा आ जाता है जो कि बाहर मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था और जैसे वो घर के अंदर ये नज़ारा देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये माँ को क्या हो गया, क्योंकि जो माँ आज तक बहू को केवल नौकरानी समझा करती थी, आज वह अपनी बहू से बेटी कह रही थी और उसकी आंखों के आंसू बिल्कुल भी झूठे नहीं थे। कौन थी वह सास और किस वजह से वह अपनी बहू को नौकरानी समझा करती थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक माँ बेटा रहा करते हैं। बेटे का नाम राहुल है और राहुल के जो पिता होते हैं उनकी काफी दिनों पहले मौत हो चुकी है और वहां पर राहुल के पास काफी सारी पुश्तैनी जमीन है जिसको इन लोगों ने पैसों पर खेती करने के लिए दे रखा है। उससे भी ढेर सारे पैसे आया करते हैं और यहाँ पर जो राहुल की माँ होती है उसे उसके पिता की ढेर सारी पेंशन मिला करती है, क्योंकि वह सरकारी नौकरी में थे और अच्छा खासा सैलरी उसे मिल जाया करती है। इसी वजह से जो राहुल की माँ होती है वह पैसों को काफ़ी ज़्यादा घमंड किया करती है और उसी घमंड के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही है। वह मॉडर्न तरीके से जीने वाली महिला है और वह बार बार पार्लर जाकर पैसे खर्च किया करती और इसी तरह के एटीट्यूड में रहा करती। माँ पूरी तरह से घमंडी होती है। इधर जो बेटा होता है वह भी माँ के देखा देख ऐसा ही हो जाता है और उसका भी सपना होता है वह किसी मॉडर्न लड़की को लाएगा शादी करके और उसी के साथ अपना घर बसाएगा। बेटे ने इंजीनियरिंग कर ली थी और इंजीनियरिंग करने के बाद अब वह इधर उधर प्रोजेक्टों को देखा करता था। तभी एक दिन अचानक से जो राहुल होता है उसे एक प्रोजेक्ट के लिए एक गांव में भेजा जाता है, जिस गांव के अंदर ज़्यादा कोई मॉडर्न चीज़ें नहीं थी और वहां पर कोई गवर्नमेंटी प्रोजेक्ट होना था। वहां पर जाकर राहुल काम करने लगता है और यहां पर कम से कम 3 से 4 दिन का काम था और इन 3-4 दिन के काम के लिए उसे रुकने के लिए कोई अच्छी सी जगह चाहिए होती है। वहाँ के जो मजदूर होते हैं वो लोकल ही थे, तो वह मजदूरों से बात करने लगता है कि भाई अब यहाँ पर 3-4 दिन काम चलेगा और 3-4 दिन के लिए मुझे कोई ठहरने की जगह मिल जाएगी, चाहे बेशक पैसों से मिल जाए लेकिन अच्छी सी जगह हो जहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। अब वहाँ उस गांव से शहर लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर थे और इसी वजह से वो लोग कहने लगते कि साहब यहाँ से तो आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जिसमें पैसे देकर आप रह सके, लेकिन इस गांव के अंदर एक प्रहलाद जी है जो कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और जब भी कभी कोई व्यक्ति ऐसा गांव के अंदर आया करता है तो उनके घर ही ठहरने का प्रबंध उसका किया करता है। अगर आप चाहो तो आप उनके घर जाकर उनसे बात कर सकते हो और वो जरूर से आपको अच्छी तरह से ठहरने की व्यवस्था करा देंगे। इस बात को सुनकर जो राहुल होता है वह उनके पास जाने का तय कर लेता है और मजदूर के सहारे से उनके घर तक पहुंच जाता है। मजदूर प्रहलाद जी को आवाज़ लगाते हैं और प्रहलाद जी बाहर आकर पूछने लगते हैं कि बताइए आपको क्या काम है। तो यहाँ पर जो राहुल होता है वो कहने लगता है देखिए आपके गाँव में जो काम हो रहा है उस काम के लिए मैं इंजीनियर हूँ और मैं यहाँ पर लगभग 3 से 4 दिन बिताने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे ठहरने का इंतजाम चाहिए, चाहे आप मुझसे उसके पैसे ले लेना। लेकिन तभी जो प्रहलाद जी होते हैं वो एकदम से मुस्कुराने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इंजीनियर साहब आपने तो बड़ी छोटी बात कर दी। जब आप हमारे गांव की तरक्की के लिए यहाँ पर आए हो तो आप हमारे मेहमान हुए और हमें आप अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़ा घर है, आपको जैसा कमरा चाहिए वैसा कमरा मिल जाएगा और आपको 1 भी रुपया पैसा नहीं देना होगा। अब इस बात को सुनकर राहुल बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि उसकी परवरिश शहर के अंदर हुई है और शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। बिना पैसों के तो आदमी किसी से बात भी नहीं करता, रुकने की तो दूसरी बात है। इसी वजह से राहुल को आश्चर्य होता है, लेकिन फिर भी जो वहां पर प्रहलाद जी होते हैं उसे पूरे घर को दिखाते हैं और कहते हैं कि इंजीनियर साहब जहां पर आपको अच्छा लगे उस कमरे को बता दो और उसी को मैं आपके लिए तैयार करवा देता हूं। इसके बाद जो राहुल होता है कहता है कि जो आपको ठीक लगे उस कमरे को मेरे लिए तैयार करवा दो और यहीं पर मैं रह लूंगा। ऐसा कहकर वह प्रहलाद जी के साथ बैठक में चला जाता है और वहां पर बैठकर वह बातें करने लगते हैं। बातों के दौरान प्रहलाद जी उसे अपने बारे में बताते हैं और यहाँ पर जो प्रहलाद जी होते हैं उनके पास इतनी पुश्तैनी जमीन थी जितनी राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी और उनकी जमीन जो राहुल के पास आया करती थी वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं थी। इस बात को सुनकर राहुल को प्रहलाद जी की रईसी का अंदाजा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर इस घर के अंदर प्रहलाद जी के बच्चे थे, प्रहलाद जी की पत्नी थी और इसके माता पिता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब राहुल उससे माता पिता के बारे में पूछता है तो प्रहलाद जी कहने लगते हैं कि इंजीनियर साहब मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, उसके बाद से मैं अकेले अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूँ।
इसके बाद कुछ देर तक बातें होती हैं और बातें होने के बाद यहाँ पर प्रहलाद जी की एक जवान बहन होती है, वह अंदर से चाय लेकर आती है। उसने अच्छे से कपड़े पहन रखे थे और आंखें नीचे की तरफ थी, देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और जैसे वो यहाँ पर चाय लेकर आती है इंजीनियर साहब के लिए, तो इंजीनियर साहब उसे देखते ही एकदम से मोहित हो जाते हैं और उसकी तरफ देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर जो प्रहलाद जी होते हैं वह उसके लिए कमरा तैयार कराते हैं और उसके अंदर उसको रखने लगते हैं। राहुल अपने कमरे में तो चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस लड़की जो कि प्रहलाद जी की बहन है और जिसका नाम है संगीता, उसकी शक्ल घूम रही थी बार बार और उसे मन ही मन वह उसे प्यार करने लगा था। धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह सुबह जो संगीता होती है फिर से उसके लिए चाय लेकर आती है और रात के समय खाना देने के लिए प्रहलाद जी आए थे। सुबह सुबह जब संगीता चाय लेकर आती है तो उसके बाद फिर से वो उस पर नजर घुमाता है और इसके बाद और भी ज्यादा गहरा उसे प्यार हो जाता है। जैसे धीरे धीरे 3 दिन बीतते हैं तो 3 दिन के अंदर जो राहुल होता है वह पूरी तरह से संगीता से प्यार करने लगा था और उसका नेचर उसे बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब तक ना तो संगीता ने एक बार भी उससे नजरें मिलाई हैं और ना ही उससे एक भी वर्ड कहा है। यहाँ पर जो राहुल होता है वह उसकी तरफ देखता ही रहता है और देखकर वह उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था। पूरी रात भर वह उसी के बारे में सोचा करता और दिन भर उस साइट पर जाकर काम किया करता। और जैसे ही चौथे दिन की सुबह होती है, यानी कि आज राहुल को यहाँ से जाना है, और जाने से पहले वो एक बार प्रहलाद जी को बुलाता है और प्रहलाद जी को बुलाने के बाद उससे रहा नहीं जाता और वह अपने मन की व्यथा प्रहलाद जी को बता देता है। वह पहले इशारों से बात करता है और बातों के दौरान ही उनसे कहने लगता है कि आप अपनी बहन की शादी नहीं करोगे। तो उसके बाद प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ शादी तो करनी है, लेकिन कोई अच्छा सा लड़का मिले तो ही हम शादी करें ना। तो इसके बाद जो यहाँ पर राहुल होता है वो कहने लगता है कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे इसका स्वभाव बहुत ही अच्छा लगा है और शहर के अंदर ऐसी लड़कियां नहीं मिला करती। अब तक प्रहलाद जी को भी राहुल के बारे में सब कुछ पता चल गया था, क्योंकि रोज शाम को प्रहलाद जी और राहुल एक साथ बैठा करते थे और बैठने के बाद ढेर सारी बातें बतियाया करते थे। राहुल को भी प्रहलाद जी के नेचर के बारे में सब कुछ पता चल गया था और उसके बाद जो प्रहलाद जी होते हैं वह अपनी बहन की शादी राहुल से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो एक बात कहते हैं कि शादी तो तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारे घर वालों को बात करने के लिए आना होगा और वो लोग बात करेंगे तो ही हम तुम्हारी शादी इससे कर सकते हैं। अब राहुल इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी माँ के स्वभाव का पता है, लेकिन फिर भी वह कहता है कि ठीक है मैं अपनी माँ को लेकर आऊंगा, क्योंकि पिताजी तो मेरे है ही नहीं और माँ आकर बात कर लेगी। ऐसा कहकर जो राहुल होता है वहां से अपने घर चला जाता है और घर जाकर अपनी माँ को संगीता के बारे में बताता है। अब जैसे ही माँ संगीता के बारे में सुनती है तो एकदम से आग बबूला हो जाती है और कहने लगती है बेटा तू ये कह क्या रहा है, तू एक गांव की गवार लड़की से शादी करेगा। गांव के लोगों में कोई भी तरह की तहजीब नहीं हुआ करती, ना तो अच्छे से कपड़े पहनते हैं और ना ही उनका खाना पीना अच्छा होता है, उनमें तो बात करने की तमीज तक भी नहीं होती है, और ऐसे लोगों के घर शादी करके तू अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ पर राहुल पूरी कहानी अपनी माँ को बता देता है और कहता है कि माँ मैं संगीता से दिल ही दिल बहुत गहरा प्यार कर बैठा हूँ और मैं उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर माँ उससे काफी ज्यादा नाराज होती है, लेकिन जैसे तैसे करके राहुल उसे मना लेता है और वहां पर अपनी शादी की बात करने के लिए तैयार कर लेता है। इसके बाद जो राहुल की माँ होती है वो उसे साफ साफ बोल देती है देख तेरी शादी का मन है तो तू बेशक से शादी कर ले, लेकिन मैं उस गांव में कत्ते भी नहीं जाऊंगी। उनसे कह देना कि वहां पास ही के शहर में आ जाएंगे और वहीं पर हम लोग शादी की बात करेंगे। इस बात को सुनकर राहुल थोड़ा सा हैरान और परेशान होता है, लेकिन इसका भी वो सॉल्यूशन ढूंढ लेता है और यहाँ पर जो प्रहलाद जी होते हैं उनके पूरे परिवार को एक होटल के बारे में बता देता है और कहता है कि मेरी माँ की तबीयत खराब रहा करती है और वो इतनी दूर का सफर नहीं कर सकती, तो ये जो शहर है यहाँ से हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं पड़ता है, तो आप यहीं पर आ जाओ, एक होटल के अंदर पूरी बात पक्की कर लेंगे। प्रहलाद जी जो कि राहुल को अच्छी तरह से जानते थे कि वह सच्चा लड़का है, तो इसी वजह से वह इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने साथ कुछ अड़ोस पड़ोस के बुजुर्ग व्यक्तियों को लेकर सीधा उस होटल में पहुंच जाते हैं बातचीत करने के लिए और वहां पर राहुल की मां से बात करने लगते हैं। राहुल की मां का उन्हें देखकर माथा तो चढ़ ही गया था, लेकिन फिर भी वो बेटे की खुशी के लिए उनसे बातचीत कर लेती है और शादी के लिए हामी भर लेती है। अब यहाँ पर जो प्रहलाद जी होते हैं वो थोड़े से पंचायती व्यक्ति थे और पंचायत के अंदर उस गाँव में निर्धारित किया गया था कि दहेज प्रथा का बिल्कुल अपोज करना है और बिल्कुल भी अपने घर की लड़की को थोड़ा सा भी दहेज देना है। इसी वजह से जो प्रहलाद जी होते हैं वह वहीं पर इस बात का
खुलासा कर देते हैं कि बेटा हम दहेज कुछ भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम पंचायती रूप से शादी किया करते हैं। यहाँ पर राहुल तो हामी भर लेता है, लेकिन इस बात को सुनकर जो राहुल की माँ होती है उसका माथा जच जाता है और अंदर ही अंदर सोचने लगती है कि भिखारियों, तुम्हारे पास है ही क्या देने के लिए जो तुम हमारे बेटे को दहेज दोगे। बेटे की तरफ देखते हुए माँ हामी भर लेती है और झूठी मुस्कान चेहरे पर लाकर उस रिश्ते को पक्का कर लेती है। इसके बाद राहुल और संगीता दोनों की शादी करा दी जाती है और शादी होने के बाद जो संगीता होती है वह दुल्हन बनकर राहुल के घर में आ जाती है। लेकिन जब से संगीता इस घर के अंदर आई है उसके बाद से जो राहुल की माँ होती है वह उसे एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा करती, बस यही समझा करती है कि यह नौकरानी है जो कि घर का काम किया करती है और इससे ज्यादा बातचीत करने से कोई भी फायदा नहीं है। यहाँ पर जो संगीता होती है वह अपनी सास की बहुत सारी सेवा करती है, लेकिन यहाँ पर जो सास होती है वो उसे बार बार ताना मार दिया करती और इस ताने को चुपचाप संगीता सहन कर लिया करती। इसके बाद एक दिन ये बात राहुल के सामने आ जाती है और राहुल जब सुनता है कि उसकी माँ कितनी बुरी बुरी बात उससे कहा करती है कि तू तो घर की नौकरानी है और तुझसे अच्छी तो मेरी पहली मेड थी जो कम से कम फैशन में अप टू डेट तो रहा करती थी, लेकिन तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये बात जब राहुल को सुनाई देती है और जैसे शाम के समय राहुल और संगीता एक साथ आराम कर रहे थे तो उसी दौरान जो राहुल है वह संगीता से कहने लगता है कि संगीता, माँ तुमसे कुछ ज्यादा ही कहा करती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हम दोनों अलग भी हो सकते हैं और अलग होने के बाद माँ को अलग से छोड़ देंगे और हम अलग अपना घर बसा सकते हैं। इस बात को सुनकर जो संगीता होती है वह अपने पति की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है। कहती है कि तुम इसी माँ के बेटे हो ना? तो राहुल कहता है कि हाँ मैं इसी माँ का बेटा हूं, मैं तो तुम्हारे ऊपर कह रहा था कि बार बार माँ तुमसे ऐसी बात कहा करती है, तुम्हें बुरा लगता होगा ना। लेकिन तभी संगीता जो जवाब देती है उस जवाब को सुनकर राहुल की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि संगीता ने कहा था कि राहुल तुम्हारी जो माँ है ना वो मेरी माँ की तरह है, मैंने कभी भी अपनी माँ को तो नहीं देखा, मेरी तो भाभी मेरी माँ समान थी और मेरे जो भैया थे वही मेरे पिता समान थे। लेकिन यहाँ पर जब सास आई है तो मैं सास के अंदर अपनी माँ का चेहरा देखा करती हूँ और मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। इस बात को सुनकर राहुल पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि कितनी सहनशीलता है और कितनी समझदार है मेरी पत्नी। इसके बाद जो राहुल होता है इसी तरह से अपने समय को व्यतीत करने लगता है और धीरे धीरे राहुल की शादी को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद जो संगीता का बड़ा भाई होता है प्रहलाद, उसके एक लड़के का जन्मदिन आता है और उस जन्मदिन के लिए प्रहलाद राहुल को उसके सहपरिवार यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि हमारे यहाँ पर फंक्शन है और आप सभी को जरूर आना होगा क्योंकि रिश्तेदार ऐसे फंक्शन में आया करते हैं। अब इस बात को सुनकर राहुल इस बात के लिए हामी भर लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ से जाकर ये बात कहता है कि वहां पर जन्मदिन है और वहां पर इसके भाई ने हम सभी को बुलाया है, तो एकदम से जो राहुल की माँ होती है वह साफ साफ मना कर देती है। कहती है कि उन भिखारियों के पास है ही क्या, जन्मदिन में क्या खाक बुलाएंगे, ना तो उनका खाना अच्छा होगा और ना ही उनमें बोलने की तहजीब है और ना ही रहने का ढंग होगा, मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी चाहे जो भी हो जाए। अब इस बात को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संगीता होती है वह कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थी और उसने कहा था कि आप जाकर बात करो, शायद माँ जी मान ही जाएं। राहुल मायूस होकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन जैसे उल्टा फिरकर थोड़ा सा चलता है, लेकिन तभी माँ से मुड़कर कहने लगता है कि माँ एक ऐसा शब्द होता है जिसके लिए बहुत सारी भावनाएं उत्पन्न हुआ करती हैं, लेकिन तुमने तो सिवा ब्यूटी पार्लर के और अपने पैसों के घमंड के मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। मैंने ये सादगी कभी महसूस ही नहीं की थी अगर मैं उस गांव में नहीं गया होता, लेकिन उस गांव में जाकर मेरी किस्मत बदल गई। आपने मुझे सिवाय घमंड के कुछ भी नहीं सिखाया। इसी वजह से आखिरी मौका है आपके पास, अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो आपको संग चलना ही होगा। तभी जो माँ होती है वो कहने लगती है कि कल मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती, मुझे पार्लर जाना है और वहां पर मुझे ढेर सारा काम है। बेटा इस बात को फाइनल फैसला कहकर वहां से चला जाता है और बाहर खड़ी उसे संगीता मिल जाती है। संगीता जब राहुल की आंखों में आंसू देखती है तो एकदम से उसे संभालती है और कहती है कि कोई बात नहीं, माँ है, कह दिया तो क्या हुआ, कोई परेशानी नहीं है। इस बात को सुनकर राहुल को फिर से आश्चर्य होता है, लेकिन यहां पर संगीता ने आश्चर्य कराने का ठेका ले रखा था। वो बात बात को इतनी सहजता से सुलझा दिया करती जैसा आज के जमाने की कोई भी महिला नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो लोग रात के समय आराम करने लगते हैं और रात को जो राहुल होता है वो कहने लगता है कि लगता है हम दोनों को अकेले ही जाना होगा, माँ हमारे साथ नहीं चलेगी। संगीता कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, माँ आपके साथ जरूर चलेगी और हम सभी लोग एक साथ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह होती है और सुबह सुबह जो राहुल होता है वह अपनी माँ की तरफ देखता तो है, लेकिन उससे कोई भी बात
बात नहीं करता। और ये बात देखकर माँ को ये बात महसूस हो जाती है कि सच में ही बेटा आज के बाद मुझसे रिश्ता तोड़ देगा अगर मैं उसके साथ नहीं गई तो। इसके बाद माँ मजबूरी में हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चल दूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हम वहां से तुरंत के तुरंत वापस आएंगे और हम वहां पर एक दिन भी नहीं रुकेंगे। इस बात को सुनकर राहुल भी एकदम से खुश हो जाता है कि कम से कम माँ चलने के लिए तो तैयार है। और इसके बाद वह कहता है कि ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो वहां पर जैसे जन्मदिन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वापस लौट आएंगे। इसके बाद तीनों जन अच्छी तरह से तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद गाड़ी में बैठकर वहां से उस गांव के लिए निकल जाते हैं जिस गांव की संगीता रहने वाली थी। लगभग 2.5 से 3 घंटे का सफर था और 2.5-3 घंटे का सफर तय करने के बाद वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो उस गांव के अंदर एंट्री करते हैं तो उसी दौरान यहां पर जो राहुल की मां होती है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि यहां पर संगीता के भाई ने ढेर सारे बैंड बाजे वालों को बुला रखा था और आधे से गांव के लोग वहां पर इकट्ठा थे, क्योंकि संगीता सभी की चहेती थी और सभी लोग उसे प्यार किया करते थे बच्ची की तरह। और इसी वजह से जब संगीता वापस आ रही है तो सभी लोग उसके स्वागत के लिए तैयार है और उन्हें पता है कि संगीता की सास भी आ रही है। जैसे ही सास इन सभी चीजों को देखती है तो उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो लोग जैसे घर पर पहुंचते हैं तो घर पर जाने के बाद यहां पर जो संगीता की भाभी होती है उसने एक भारी भरकम सोने की अंगूठी बनवा रखी थी और जैसे वो दरवाजे पर पहुंचती है तो वहीं पर उसे सोने की अंगूठी पहनाने लगती है। जब यहां पर जो राहुल की मां होती है वह उस सोने की अंगूठी को देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि इतना सोना उसने कभी नहीं देखा था। उसने तो केवल कमीरी का घमंड दिखाया था और जो भी पैसे उसके पास आया करते उन सभी को साथ साथ उड़ा दिया करती थी। पहले तो वो मना करने लगती है कि इसकी क्या जरूरत है, लेकिन तभी जो यहाँ पर संगीता की भाभी होती है वो कहने लगती है कि देखिए वैसे तो नाते में तो आप मेरी मासी लगती हो, लेकिन वैसे मैं आपको समधन भी कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो संगीता है वो मुझे बहुत छोटी मिली थी और उसका पालन पोषण मैंने और उसके भैया ने मिलकर करा था, तो इस वजह से वो हमारी बेटी के समान है। और आप अगर हमारी समधन हुई तो पहली बार अगर आप यहाँ पर आई हो तो आपको उपहार देना तो बनता ही है। इसके बाद जो राहुल की माँ होती है उसे घर के अंदर ले जाया जाता है और जैसे वो घर के अंदर से देखती है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि जहां पर शहर में वो काफी दिनों से रह रही थी वो घर काफी छोटा था और उसको याद है कि जब उसकी शादी होकर वह उस गांव में आई थी जिसमें राहुल के पिता रहा करते थे वो वाला घर भी इतना बड़ा नहीं था। इन सभी बातों को देखकर जो राहुल की माँ होती है उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसका पूरा नजरिया 1 मिनट में बदल जाता है। जो अब तक वो अपनी बहू को नौकरानी समझा करती थी और वहां के जो लोग होते हैं वह उनकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं और यहाँ के व्यंजन को खाकर जो माँ होती है वह शहर के सभी फास्ट फूड को भूल जाती है और इसके बाद उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही बर्थडे कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो राहुल होता है वह माँ से कहने लगता है कि माँ चलें, अब तो बर्थडे कंप्लीट हो गया है। तो राहुल की माँ, जिसका मन तो नहीं है जाने का, लेकिन फिर भी वो राहुल से कह देती है कि ठीक है बेटा चलो, जल्दी चलना है, लेट हो जाएंगे वरना काफी दिक्कत हो सकती है। इसके बाद राहुल की माँ और राहुल की पत्नी संगीता वो सभी लोग वापस लौटने लगते हैं और यहाँ पर राहुल के ससुराल वाले उन्हें रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन राहुल उन्हें समझा देता है, कहता है कि वहां पर भी घर है और घर के अंदर फिलहाल कोई भी नहीं है, हम पूरा परिवार यहाँ पर है तो हमें जाना होगा। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से वापस लौट जाते हैं और संगीता भी खुशी खुशी उनके साथ चली गई थी। भले उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन उसे भी अपना घर बसाना था। वहां पर जाने के बाद वो सभी लोग आराम करने लगते हैं, लेकिन आज की रात जो यहाँ पर राहुल की माँ होती है उसके लिए बहुत ही वैसी रात थी, क्योंकि पूरी रात भर वह इसी बारे में सोचती रहती है कि अब तक मैं जिस जिंदगी को जी रही थी वो तो केवल एक धोखा थी, असली जिंदगी तो गांव के लोग जिया करते हैं और अपनी जिंदगी में सादगी के साथ साथ उनके पास दल दौलत भी काफी है। पूरी रात माँ को सोचते हुए निकल जाती है और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है तो दूसरे दिन सुबह सुबह रोज की तरह राहुल की माँ उठकर बाहर हॉल में आ बैठती है और इतनी देर में संगीता चाय बनाकर वहां पर ले आती है। राहुल की माँ चुपचाप बैठी हुई थी और संगीता उस चाय को रखकर वापस जाने लगती है, लेकिन आज रोज की तरह राहुल की माँ ने उसे ताने नहीं दिए थे और इस बात को देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई सफर करने की वजह से। तो वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तो वो कहने लगती है कि आप रोज रोज ताना मारा करती थी ना, आज आपके ताने की याद आ रही है। अब इस बात को सुनकर जो सास होती है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और एकदम से खड़ी होकर अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कहती है कि बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मैंने कभी तुझे इस घर की मालकिन समझा ही नहीं, मैं तो तुम्हें केवल नौकरानी समझा करती थी, हालांकि तू मेरी बेटी से भी बढ़कर है। इसके बाद जो संगीता होती है वो एकदम से अपनी सास को चुप कराने लगती है और कहने लगती है कि माँ आप इस तरह से मत रो, आप रोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने कभी से अपनी माँ को नहीं देखा है और मैं आपके अंदर ही अपनी माँ को देखा करती थी। यह बात सास को और भी ज्यादा रुला देती है और इसके बाद वो कहती है बेटी तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरी माँ हूँ
और माँ का पूरा फर्ज निभाऊंगी। ऐसा कहकर वह अपनी बहू को गले से लगा लेती है और यहाँ पर दोनों सास बहू फूट फूट कर रोने लगती हैं। वहां पर राहुल भी आ गया था, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, और जैसे वो घर के अंदर ये नजारा देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद जो राहुल की माँ होती है वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जिन लोगों को गरीब समझा करती थी वो तो दिल के सबसे ज्यादा धनवान है, क्योंकि शहर के अंदर कोई भी इतना बड़ा गिफ्ट नहीं देता जितना बड़ा गिफ्ट इसके भैया भाभी ने दिया है, और वो लोग निस्वार्थ सेवा करने वाले हैं। इसके बाद संगीता और संगीता की सास के बीच में अच्छी बना करती है। घर के अंदर बड़ा ही अच्छा माहौल हो गया है और सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।